हाय स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई चार्ज है, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज होता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी जितने भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, सबके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे ये 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन लाइन द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं एक और चार्ज लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने +30 कूलम चार्ज ले लिया, तो इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। तो इसके आसपास भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर ली। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के जो फील्ड लाइन्स होगी वो इस प्रकार से बाहर की तरफ होगी। लेकिन अपन ये जानते हैं कि जो 10 कूलम चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, जबकि 30 कूलम है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो अपन को 30 कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके आसपास मैंने जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। ध्यान रहे, जब भी कभी दो चार्जेस की बात आती है और दोनों के आसपास फील्ड लाइन बनी हुई है तो उस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा रहेगी जिसके आसपास फील्ड लाइन ज़्यादा होती है, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये काउंटेबल नहीं होती। किसी भी चार्ज के आसपास ये माना जाता है कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, तो इसके आसपास भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है और इसके आसपास भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। लेकिन इसके आसपास जो फील्ड लाइंस है इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये सारे पास पास में रहेंगे ज़्यादा, जबकि इसमें जो है सारी दूर दूर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी वो इसकी कंपैरिजन में दूर दूर रहेगी, जबकि इस पर भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है और इस पर भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि अपन फील्ड लाइन को काउंट कैसे करें और ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या कम है। तो उसके लिए अपन टर्म्स यूज़ में लेते हैं फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कम है और अपन ये कहेंगे कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स ज़्यादा है। जनरली फ्लक्स जो टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए यूज़ में आता है। तो किसी भी चार्ज के आसपास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी अपन कहेंगे कि इसमें फ्लक्स ज़्यादा है या इसमें फ्लक्स कम है। वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से होता है और वही फ्लक्स बताता है। तो फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है, फ्लक्स अगर कम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है। अब फ्लक्स ठीक है, फ्लक्स ये हो गया कि फील्ड लाइन ज़्यादा है या कम है, उससे अपन को पता चल गया कि फ्लक्स कम या ज़्यादा है। लेकिन फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करें या फ्लक्स को प्रॉपरली डिफाइन कैसे करें, तो फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि किसी चार्ज के आसपास की जितनी भी फील्ड लाइंस होती है या किसी चार्ज के आसपास की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही अपन फ्लक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी चार्ज के आसपास की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको अपन फ्लक्स कहेंगे। एक बहुत ही इजी डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, किसी भी चार्ज के आसपास जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी उतनी उसकी फ्लक्स ज़्यादा रहेगी। अब फ्लक्स जब अपन ने इसको डिफाइन कर ही लिया है कि ये फ्लक्स है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो वापस काउंटिंग की बात आ गई। तो काउंट तो अपन कर नहीं सकते, तो उसके लिए अपन इस प्रकार से इसके साथ करेंगे। उसके लिए अपन ये मान लेते हैं
अगेन मान लीजिए एक अपन चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई चार्ज ले लिया, जैसे ये कोई चार्ज ले लिया Q। अपन को पता है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरह से, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी फ्लक्स को कैलकुलेट करना है कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सरफेस मानता हूँ, ये मान लीजिए इस चार्ज के चारों ओर एक सरफेस है, और इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है वो मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए अपन ये मानेंगे कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर अपन को यूनिट एरिया ले लेते हैं। यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, अगर एम के एस यूनिट में चल रहा है या ऐसा ही यूनिट में चल रहा है तो मान लीजिए यूनिट एरिया मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है या कितनी फ्लक्स पास हो रही है, तो मैं इस पूरे की फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लीजिए पूरे का एरिया एस है, ठीक है, इस पूरे जो सरफेस है पूरे सरफेस का एरिया एस है, और इसके ऊपर मैंने इस एस सरफेस में से एक छोटा सा सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर यानी यूनिट एरिया निकाल के रख लिया। अब ये देखता हूँ कि इसके अंदर फील्ड लाइन कितनी है। तो इसके लिए अब वापस इसकी काउंट करनी पड़ेगी कि 1 मीटर स्क्वायर से कितनी फील्ड लाइन है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस काउंटिंग से बचने के लिए अपन ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो ई के इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है। क्योंकि अपन को पता है कि अगर कोई बड़ा चार्ज है या कोई छोटा चार्ज है, छोटा या बड़ा इस तरह से चार्ज है, तो छोटे चार्ज के आसपास जो है फील्ड लाइन और बड़े चार्ज के आसपास फील्ड लाइन जो है उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेम डिस्टेंस पे बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी। तो जनरली अपन ये मान लेते हैं कि यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो ई के इक्वल होती है, क्योंकि ई ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो बढ़ेगी फील्ड लाइन बढ़ने से। तो अपन फील्ड लाइन को काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे ई ज़्यादा है तो यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है। तो अपन ये मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसमें से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, ई। तो ई क्या होती है, ई 1 मीटर स्क्वायर से निकलने वाली फ्लक्स होती है, ठीक है। तो ये अपन को हमेशा के लिए याद रखना है कि ई क्या होता है, तो ई होता है फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया। यानी यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइन निकलती है या जो फ्लक्स निकलती है वो ई के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसी को बेस मान के अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए ये यूनिट एरिया है, इसमें से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, तो अपन को पता चलेगा, अपन ने मान लिया ई निकलती है, तो पूरे एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकलेगी, तो यूनिट से निकलती है ई, तो पूरे एरिया से निकलेगी ई मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। क्योंकि यूनिट एरिया से ये निकलती है, पूरे का एरिया एस है, तो टोटल पूरे एरिया से इतनी फ्लक्स निकलेगी। ये फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आ गया। तो जब भी कभी अपन को फ्लक्स निकालना है तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और वहाँ पे जो भी एरिया अपन ने लिया है उस एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस जगह से टोटल फील्ड लाइंस या टोटल फ्लक्स अपन को मिल जाएगी। चलो एक और इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेकर करते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, सब जगह एक जैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मानता हूँ और एक ही डायरेक्शन ही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरिया ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एक एरिया ले लिया, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में एरिया है, इस एरिया की वैल्यू एस है, एस मीटर स्क्वायर या एस है, ठीक है। अब इसके अंदर से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, तो अपन को पता है ई क्या होता है, यूनिट एरिया से। इसके ऊपर कोई यूनिट एरिया ले लेते हैं, इस यूनिट एरिया से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, तो ई। तो पूरा एरिया एस है, तो इससे कितनी फ्लक्स पास हो जाएगी, ई एस। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसमें से टोटल फ्लक्स कितनी पास हो रही है, ई एस,
अब यहाँ पे अपन ने इसमें से टोटल फ्लक्स तो निकाल दी ई से। इस कंडीशन में अपन ये मानते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन ये थी और ई की डायरेक्शन भी ये थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, एरिया और ई की डायरेक्शन। ध्यान रहे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे अपन एरिया को एज ए वेक्टर मानेंगे, ठीक है। और एरिया की डायरेक्शन अपन कैसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो इस एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जो भी एरिया है, मान लीजिए ये कोई एरिया मान लिया, तो इसमें इस एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से यदि मैं क्यूब मानता है इसमें, तो क्यूब का ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन ये हो जाती है। ये वाला जो पोर्शन है, इसमें एरिया की डायरेक्शन ये हो जाती है। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर क्लोज सरफेस है तो परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर की तरफ होती है। तो ये सरफेस की डायरेक्शन होती है, एरिया की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन मैंने ली ये और ई की डायरेक्शन ली ये, दोनों ही जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। और जब सेम डायरेक्शन होती है तो अपन को जब भी फ्लक्स निकालना होती है इसकी, तो अपन ई और एस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो है इस तरह से एरिया थोड़ा सा इस प्रकार से टेढ़ा कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ये जो एरिया है वो मान लीजिए इस तरह से घूम गया, तो अब फ्लक्स इसमें से कितनी पास होगी। तो यहाँ पे एंगल भी जो है वो फ्लक्स को प्रभावित करता है कि कितनी फ्लक्स इसमें से निकल रही है, तो एंगल पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए पहली कंडीशन, मान लीजिए हाथ है, इस हाथ के ऊपर से इस साइड से मान लीजिए कोई चीज़ आ रही है, तो इस तरह से अगर हाथ रखूँगा तो ज़्यादा कोई चीज़ें टकराएगी, ठीक है। मान लीजिए उस साइड से कोई चीज़ें आकर टकरा रही है हाथ से, तो अगर हाथ को ऐसे रखूँगा तो इस पर ज़्यादा जो भी है वो ज़्यादा टकराएगा। लेकिन अगर हाथ को मैं धीरे धीरे ऐसे कर लूँ तो इस पर वो जो भी टकरा रहे वो कम टकराएंगे, ठीक है। या फिर अपन ये मान सकते हैं, मान लीजिए फ्लक्स एक तरह से पानी है और ये मान लीजिए कोई फ़ोटो की कोई फ्रेम है, या कोई इस प्रकार से तार से मैंने कोई फ्रेम बना रखी है, ठीक है, कोई वायर की कोई फ्रेम बना रखी है। अब ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को जब भी पानी में इस प्रकार से रखेंगे तो इस फ्रेम के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी इसमें से पास होगा। लेकिन फ्रेम को धीरे धीरे अगर मैं इस तरह से टेढ़ा कर लेता हूँ तो फ्रेम से पानी बिल्कुल कम पास होगा, या इस प्रकार से टेढ़ा करूँगा तो फ्रेम से पानी बिल्कुल कम पास होगा। फ्रेम को ऐसे रखने पर ही सबसे ज़्यादा पानी पास होगा इसमें से। जिस तरह से मैं इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाऊँगा, इसमें से निकलने वाला पानी जो है कम से कम पास हो जाएगा। और यहाँ पे इस कंडीशन में इस तार की जो फ्रेम रहेगी उसमें से सारा पानी ऊपर से और नीचे से निकल जाएगा, इसमें से कोई पानी पास नहीं होगा। तो फ्लक्स में भी ऐसा ही है कि जब अपन एरिया ऐसे रखते हैं तो इसमें से फ्लक्स ज़्यादा निकलती है, एरिया को इस प्रकार से या इस प्रकार से रोटेट कर दे तो इसमें से फ्लक्स कम निकलेगी। तो अब इस कंडीशन में कितनी फ्लक्स निकल रही है, तो अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ई की डायरेक्शन यही है और एस की डायरेक्शन यही है। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है, तो सरफेस अब ऐसा हो गया, ऐसा सरफेस हो गया, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अब इसमें से कितनी फ्लक्स पास होगी, मान लीजिए कि ई और एरिया के बीच में थीटा का एंगल है, तो एस का ई की डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा ई कॉस थीटा, और एस का जो ई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा एस साइन थीटा। तो अपन को क्या करना है, जो कंपोनेंट ई की डायरेक्शन में उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने फ्लक्स निकाली थी तो फ्लक्स क्या थी ई, और ई की डायरेक्शन में जो एस था वो एस लिया था। तो अब जो है इस कंडीशन में अगर अपन को फ्लक्स निकालनी है तो फाई हो जाएगा ई इंटू ई की डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट है एस का, ये हो जाएगा एस कॉस थीटा। तो फाइनली फ्लक्स का अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो फ्लक्स क्या होती है, तो फ्लक्स होती है ई एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तब यूज़ में लेना है जब ई और एस दोनों के बीच में कोई न कोई एंगल होता है। एस की डायरेक्शन जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेनी होती है। यही वाला जो फॉर्मूला है इसमें अपन ने ये माना है कि ई और एस दोनों वेक्टर माने, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन मानी है। तो ई और एस दोनों वेक्टर है
और पीछे कॉस थीटा आ रहा है, तो अपन इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाई हो जाएगा ई डॉट एस, और दोनों के ऊपर अपन वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन फाई ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई ई से, और मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी ई डॉट एस। ओके, अगर अपन कोई जो है, अगर कोई बहुत ही कम सा सेक्शन है या बहुत कम एरिया, उसकी अगर फ्लक्स निकालते हैं तो एरिया की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तब ये हो जाता है EDS। इस तरह से हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो फ्लक्स मिलेगी वो भी अपन को काफ़ी कम मिलेगी। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर पूरी फ्लक्स निकालनी है तो इस प्रकार से अपन छोटे से सेक्शन से जो भी फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में इसको इंटीग्रेट करके पूरे सेक्शन से कितनी फ्लक्स निकल रही है वो अपन निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट करके भी अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं, यानी ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जो बनेगा, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो अपने पास फ्लक्स आएगी। अब हम फ्लक्स की यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स जनरली क्या होता है, तो फ्लक्स अपन सीधा सा ये समझते हैं कि फ्लक्स होती है ई जो है यूनिट एरिया से फ्लक्स होती है, और पूरे एरिया से निकालनी है तो एस होती है, ये फ्लक्स होती है। अगर दोनों के बीच में कोई एंगल है तो कॉस थीटा आ जाता है। तो इस तरह से फ्लक्स आ गई। ई की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। एस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। तो फाई की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस प्रकार से होगी। साथ ही फाई की एक और यूनिट भी होती है, वो भी इसी से निकलती है, क्योंकि ये ई एस कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैसे कोई यूनिट होती नहीं। ई की एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और एस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो फाई की यूनिट आ जाएगी वोल्ट मीटर। तो ये भी फ्लक्स की यूनिट है। तो फ्लक्स की दोनों ही फ्लक्स की यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। तो इस तरह से अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली। ठीक है, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।